गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, अपन शुरू करेंगे फेमाइट 1999 से। तो आज अपन उसी से शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि बेसिक इसका मीनिंग क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का। तो ये एक एक्ट है, मैनेज करने के लिए बनाया गया है। किसको मैनेज करने के लिए? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो एंड आउटफ्लो उसको मैनेज करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आगे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में अपन डिटेल में खूब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी से मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर का नाम के बारे में अपन को पता होना चाहिए बेसिक मीनिंग क्या होता है, तो इसलिए तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एक एक्ट है। क्यों बनाया गया है? मैनेज करने के लिए बनाया गया है। क्या मैनेज करना है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को मैनेज करने के लिए बनाया गया है। अब ये एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ है था ये भी देख लेते हैं। केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000। यानी कि ये एक्ट एप्लीकेबल यानी कि लागू कब से हुआ था? 1 जून 2000 से ये एक्ट पूरे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल हो गया है। ऑल इंडिया के अंदर ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। अब आगे काम की बात करते हैं। ये 2 पॉइंट तो अपने जनरल रूल थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे अब अपन जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। यानी कि वो अपने आगे काम आएगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स तो सिर्फ एक जनरल मैंने आपको बता दिए, तो इसलिए आगे आपको हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। यानी कि ऐसी कोई ब्रांच है जो आउटसाइड इंडिया है और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? रेसिडेंट पर्सन कर रहा है। इंडिया का इंडियन रेसिडेंट उसको कंट्रोल कर रहा है। ब्रांच का है आउटसाइड इंडिया और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडियन रेसिडेंट कर रहा है उस ब्रांच को कंट्रोल। तो भी ये एक्ट अप्लाई होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट अप्लाई होगा। फोर्थ पॉइंट लिख रखा है, फॉर फेमा सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट, ओनली रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी। यानी कि इस एक्ट में सिटीजनशिप का कोई रोल नहीं है, ठीक है। आपको इग्नोर करना है ये वर्ड। अगर केस स्टडी में बहुत बार ये वर्ड आएगा सिटीजनशिप, अपने कोई लेना देना नहीं है सिटीजनशिप से, ठीक है। यूं ही बोलेंगे इंडियन सिटीजन है, यूएस सिटीजन है, कोई अपने लेना देना नहीं है, ठीक है। कहीं काम नहीं आएगा। सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट, ये आपको ध्यान रखना है। क्या काम आएगा? रेसिडेंशियल स्टेटस काम आएगा, ठीक है। ओनली रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन एप्लीकेबिलिटी। यानी कि ये एक्ट आप पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, वो देखने के लिए अपन क्या देखेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप का यहाँ कोई रोल प्ले नहीं है, ठीक है। इफ एक्ट अप्लाई कॉन्ट्रावेंशन आउटसाइड इंडिया देन ऑल्सो लायबल। यानी कि अगर ये एक्ट आप पर अप्लाई होता है और फिर भी अगर आप उसका कॉन्ट्रावेंशन यानी कि एक्ट आप पर अप्लीकेबल था और अगर आपने इसका कॉन्ट्रावेंशन यानी कि आपने ये रूल तोड़ा आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जाकर आपने ये रूल तोड़ा, आप पर एक्ट अप्लाई हो रहा था, तो भी आप लायबल रहेंगे। ये अगेन पॉइंट जनरल रूल था। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ पॉइंट ये जनरल रूल है। 2 पॉइंट थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे काम आएंगे, ठीक है। तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके आगे काम आएगी वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा। पर पढ़ना अपन को सारी चीज़ें जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपन को पूरा एक्ट को समझना है, ठीक है। आगे जो काम आएगा एमसीक्यू में वो भी मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अभी आपको थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यह जैसा कि अपन ने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा था पर्सन का मतलब, ऐसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर पर्सन का मतलब बता रखा है। तो पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच owned and controlled by such person, artificial जुडिशियल पर्सन,
तो पर्सन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल ही होता है, अगर कोई कंपनी है वो भी इसमें आएगी, पर्सन के अंदर इंक्लूड होगी। सेम इसको आप समझ सकते हैं जैसा कि आपने इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन का मतलब समझा था। तो इंडिविजुअल का मतलब आपको पता है, एचयूएफ का आपको मतलब पता है, कंपनी का पता है, पार्टनरशिप फर्म का मतलब आपको पता है। ये वाली चीज़ आपको पता नहीं होगी, मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे देता हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है। आपने कई बार देखा होगा आपकी सिटी के अंदर मेला लगा होगा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो दिवाली के पटाखे का फेयर लगता है, मेला लगता है, ठीक है। 10-15 दिन के लिए वो मेला ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। अब उसके अंदर आप किसी 2-3 जनों को साथ में लेकर काम करना चाहते हो एकदम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के तहत, तो आप अपना एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाओगे 10-15 दिन के लिए सिर्फ, तो वहाँ ये काम आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। जनरली इसका एग्जांपल उसमें देखा जाता है, ठीक है। मेले के अंदर आप 2-3 जने साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो उसका अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंसी ऑफिस ब्रांच ओन्ड एंड कंट्रोल बाय सच पर्सन, ठीक है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक लास्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ऐसे पर्सन जो अभी तक इन सारी कैटेगरी ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर नहीं है, वो आएंगे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर। इसका एग्जांपल क्या है जो इन सब के अंदर नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका एग्जांपल है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें से कहीं भी नहीं आएगी, ठीक है। अब उसके अंदर भी इसका एग्जांपल है जस्ट आर्टिफिशियल पर्सन का, दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब उसके भी कुछ राइट्स है, तो उस पर भी है, वो भी पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन भी। तब अपन शुरू करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। प्यार से इसका नाम बोलते हैं PRI, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। 2 वर्ड आपको ध्यान रखना है। अपन पढ़ने जा रहे हैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया PRI के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं वो अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ने से पहले, अभी इंडिविजुअल के बारे में अपन पढ़ेंगे, उससे पहले अपन HUF कंपनी फॉर्म इनके बारे में देख लेते हैं कब वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएंगे। तो एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट या फिर रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो अगर वो रजिस्टर्ड इन इंडिया हुए, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स का रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर हुआ है, ठीक है। टाटा मोटर्स एक बॉडी कॉर्पोरेट है और उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर हुआ है, तो वो कहलाएगी रेसिडेंट। सिंपल सा रूल देखना है आपको इसके लिए। तो अभी अपन किसका देख रहे हैं, अभी अपन इंडिविजुअल का नहीं देख रहे हैं, HUF कंपनी फॉर्म इनका देख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए क्या रूल है, अगर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है तो सिंपल सा वो PRI, पर्सन रजिस्टर्ड इन इंडिया है, ठीक है। इसका एग्जांपल दे दिया जैसे कि टाटा मोटर्स। अब एक पॉइंट लिखा हुआ है एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये एक अपन ने पढ़ा था अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या करा, उसके लिए एक टेबल बना दिया जिससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। ऐसे पढ़ोगे तो हो सकता है केस स्टडी बेस्ड एग्जाम में MCQ आए और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए मैंने आपको टेबल बना दी, इससे समझेंगे तो आसान रहेगा। सबसे पहले अपन समझ क्या रहे हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑफिस ब्रांच और एजेंसी, कब उन पर यह एक्ट एप्लीकेबल होगा कब नहीं होगा ये अपन को देखना है। तो मैंने इधर लिखा है ऑफिस, पर इधर ऑफिस ब्रांच और एजेंसी वही मीनिंग है, ठीक है। तो आप समझ जाना। अब अगर ऑफिस इंडिया के अंदर है तो ये फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा क्या, होगा, ठीक है। ऑफिस इंडिया के अंदर है तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा।
फिर कोई मतलब नहीं है कि उसको ऑन एंड कंट्रोल चाहे इंडियन रेसिडेंट करें चाहे कोई भी करे, ये इस पर मेरे को आना ही नहीं है। अगर ऑफिस इंडिया के अंदर है तो एक्ट एप्लीकेबल होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। मेरे को देखना ही नहीं इस पर ऑन एंड कंट्रोल कौन कर रहा है, इस पर आना ही नहीं है अगर ऑफिस इंडिया के अंदर है तो। दूसरा पॉइंट बोल रहा है ऑफिस अगर आपका आउटसाइड इंडिया है तो आप देखना है क्या ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्या ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब अगर ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो आपको एक चीज़ और देखनी है, उसको ओन्ड या फिर कंट्रोल कौन कर रहा है। अगर वो इंडियन रेसिडेंट यानी कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कर रहा है तो एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, ऑफिस ब्रांच और एजेंसी पर। समझ में आया? इन दो पॉइंट के लिए भाई यहाँ भी क्या लिख रखा था, एनी ऑफिस ब्रांच एजेंसी इन इंडिया, ये रहा, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। और जो इंडियन रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है उस पर भी है। तो ये वाली चीज़ मैंने क्या करा, टेबल बना दिया, आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऑफिस इंडिया के अंदर है तो एक्ट एप्लीकेबल है, इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि इस पॉइंट को भी कवर करता है फेमा एक्ट, यानी कि इस पर भी एप्लीकेबल है। कोई अगर ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया के अंदर है और कोई फॉरेनर रेसिडेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि आउटसाइड इंडिया रहने वाला भी जो इसको कंट्रोल करता है उस पर भी एप्लीकेबल है। इतना हार्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसकी जगह मैंने सिंपल सा टेबल बना दिया। ऑफिस इंडिया के अंदर है तो एक्ट एप्लीकेबल है, मेरे को देखना ही नहीं है कि उसको ऑन एंड कंट्रोल कौन कर रहा है, कोई भी कर रहा है मेरे को मतलब ही नहीं है, एक्ट एप्लीकेबल है। ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो मेरे को एक चीज़ देखनी है, क्या उसको ऑन एंड कंट्रोल इंडियन रेसिडेंट कर रहा है। अगर कर रहा है तो उस पर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर इंडियन रेसिडेंट उसको ऑन एंड कंट्रोल नहीं कर रहा और ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो ये उस पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा टेबल फॉर्मेट में याद रखोगे तो आसान रहेगा। तो अपन ने क्या देख लिया, अपन ने एक तो देख लिया ये इसके बारे में, बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में देख लिया, उसका वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। ऑफिस ब्रांच एजेंसी पर देख लिया कब उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब अपन आ जाते हैं मेन, सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल, उसके बारे में अपन देखेंगे। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, यहाँ पर्सन कौन होगा, इंडिविजुअल, उसके बारे में अपन देख रहे हैं। इंडिविजुअल का थोड़ा सा हार्ड है पर वीडियो ध्यान से नॉर्मल स्पीड पर देखोगे तो आसान लगेगा। तो आप किसके लिए देख रहे हैं, इंडिविजुअल के बारे में देख रहे हैं। तो उसके बारे में क्या लिख रखा है, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन 182 डेज। अब इंसान तो चलता फिरता है, इंडिया में भी रहेगा, आउटसाइड इंडिया भी रहेगा, घूमने जाएगा, तो उसके लिए कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो पर्सन PRI है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, कैसे डिटरमाइन करेंगे। अपन को देखना है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो इंडिया के अंदर 182 डेज से ज़्यादा रुका तो वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया के अंदर रुकना है, ठीक है। लास्ट ईयर कितना रुकना है, 182 डेज से ज़्यादा, 183 डेज रुक गए तो अच्छी बात है, आप पर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर 180 दिन रुके या फिर 182 डेज रुके तो आप पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट है। बट एक्सक्लूड, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब ये क्या बोल रहा है, बट एक्सक्लूड का यहाँ पर क्या मतलब है, चाहे आप भले 200 दिन रुके, पहले पॉइंट के अंदर अनुसार तो अगर आप 200 दिन रुके तो भी आप पर यह एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। आप पर एक्ट एप्लीकेबल है, ऐसा फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है। बट एक्सक्लूड क्या बोल रहा है, आप 200 दिन रुके फिर भी आप पर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस के अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं, ध्यान से समझना। स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, आप साल के दौरान क्या करा, आप विदेश चले गए एम्प्लॉयमेंट पर्पस, जॉब के लिए, आपकी जॉब लग गई विदेश के अंदर और आपको पता नहीं अब कब आप वापस इंडिया आओगे, यानी कि अनसर्टेन पीरियड के लिए आप फॉरेन चले गए,
तो आपके लिए तो आप पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप रेसिडेंट नहीं कहलाओगे। फिर आप कहलाओगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाओगे। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए आउटसाइड इंडिया चले गए फॉर अनसर्टेन पीरियड, आपको नहीं पता वापिस आप इंडिया कब आओगे। ऑब्वियसली जॉब कोई 2 दिन के लिए करके थोड़ी ना आओगे, आपको पता ही नहीं होगा कितने 5 साल 10 साल कब आओगे वापस इंडिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है आप आउटसाइड इंडिया गए बिजनेस या वोकेशन, यानी कि प्रोफेशन के लिए CA बन गए, अब आप फॉरेन में प्रैक्टिस करोगे, आपको पता ही नहीं है वापस इंडिया कब आओगे, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप 200 दिन, मान लो 250 दिन आप इंडिया के अंदर रुक गए, ठीक है, पर उसके बाद आपने क्या करा, आप बिजनेस के लिए आउटसाइड इंडिया फॉरेन चले गए, दुबई चले गए, तो आप पर ये एक्ट, तो आप PROI कहलाओगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाओगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं कहलाओगे। थर्ड पॉइंट बोल रहा है स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, किसी भी कारण के लिए गए, शादी हो गई आपकी विदेश के अंदर, ठीक है, 200 दिन रुके थे इंडिया के अंदर, उसके बाद 201 दिन आपकी आप आउटसाइड इंडिया चले गए और आप वहीं शादी कर ली और वहीं रहने लग गए अनसर्टेन पीरियड के लिए। अगर सर्टेन पीरियड के लिए जाओगे तो आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के अंदर ही आओगे, ठीक है। ये पॉइंट बोल रहे हैं कब आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया में आओगे, यानी कि कब आप रेसिडेंट नहीं बनोगे। ये 4 पॉइंट वो बता रहे हैं। पर्सन कम टू इंडिया अदर देन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस अनसर्टेन पीरियड। फोर्थ पॉइंट और अलग है। अब क्या हो रहा है, फॉरेन से इंडिया कोई आ रहा है, दुबई से कोई इंडिया आ रहा है, US से कोई इंडिया आ रहा है, लंदन से कोई इंडिया आ रहा है, अदर देन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आ तो रहा है वो इंडिया, पर उसके आने का ये 3 कारण नहीं होने चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कारण नहीं होना चाहिए इंडिया के अंदर, बिजनेस इंडिया के अंदर आने का कारण नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन पीरियड यानी कि उसके जाने का टाइम तय होना चाहिए कि वो भैया वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं कि वो लंदन से इंडिया आ तो गया, पता ही नहीं अब कब जाएगा, 5 साल 1-2 साल 10 साल वो इंडिया के अंदर ही रुकेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। फॉरेन से इंडिया आ रहा है, दुबई से इंडिया आ रहा है और उसके आने के ये 3 कारण नहीं है, तो वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर वो इन 3 कारण के लिए आ रहा है, दुबई से इंडिया आ रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो वो आ जाएगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी में। ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट है, आगे केस स्टडी में काम आएगा, 99% एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है। अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल फॉर्मेट से अपन समझेंगे। पर्सन मैंने A to F ले लिए, ठीक है, स्टे इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। देखो अगर आप 182 डेज से कम रुके, ठीक है, तो आपका कारण देखना ही है, जॉब के लिए आप बाहर जा रहे हो, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हो, वो सब तो देखना ही नहीं है। पहली कंडीशन क्या है, आपको देखना है क्या आप मोर देन 182 डेज इंडिया के अंदर रुके। अगर नहीं रुके तो मेरे को कारण कुछ देखना ही नहीं, आप हो गए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, PROI की कैटेगरी में आप आ गए, ठीक है। अब डी वाले पर्सन का तो आपने फैसला सुना दिया, एकदम कोई डाउट नहीं है। पहला पर्सन क्या है, 182 डे से ज़्यादा इंडिया के अंदर रुक गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है क्या वो फॉरेन गया, विजिट अब्रोड, क्या वो फॉरेन गया, क्या आपको ये देखना है। हाँ, वो बिजनेस के लिए फॉरेन चला गया, 182 डेज रुकने के बाद वो फॉरेन चला गया। अब क्यों गया फॉरेन, बिजनेस के लिए, बिजनेस यानी कि अनसर्टेन पीरियड के लिए वो चला गया, तो वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। उसको रेसिडेंट नहीं मानेंगे क्योंकि वो अनसर्टेन पीरियड के लिए चला गया। अब भले ही वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहा, पर उसके जाने की वजह क्या थी, बिजनेस। सेकेंड पॉइंट में क्या है, 182 डेज से ज़्यादा रुका, पर उसके जाने के कारण क्या है, विदेश गया, क्यों गया, जॉब के लिए, अनसर्टेन पीरियड के लिए चला गया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की कैटेगरी में आ गया, यानी कि रेसिडेंट नहीं है। तीसरा, मोर देन 182 डेज इंडिया के अंदर रुका, अब वो क्या गया,
शादी हो गई, 2-4 दिन के लिए हनीमून बनाने के लिए विजिट कर रहा, फॉरेन चला गया, सिर्फ विजिट देखने के लिए गया कैसा दिखता है फॉरेन, सिर्फ विजिट के लिए गया, तो वो किस में आएगा, रेसिडेंट कहलाएगा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा, क्योंकि वो सिर्फ घूमने गया, उसके मतलब वापस आएगा, उसका टाइम है कि फॉरेन में वो 2-4 महीने के बाद वापस आ जाएगा इंडिया, सिर्फ वो विजिट पर्पस के लिए विदेश गया। डी पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, 182 डेज से कम, ठीक है, 182 डेज से कम रुका इंडिया में, ठीक है, यानी कि 180 दिन, ठीक है, स्टे इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, यानी कि वो रुका ही नहीं, मोर देन 182 डेज वो इंडिया के अंदर रुका ही नहीं, तो मेरे को कोई कारण देखना ही नहीं है, वो तो ऑब्वियसली पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही कहलाएगा। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बाद ये सब अपन को इधर आना है। मोर देन 182 डेज हो जाएंगे, उसके बाद ही अपन को देखना है कि उसको आउटसाइड इंडिया में रखना है या रेसिडेंट, पर्सन रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड। ये वाले पर्सन के साथ क्या हुआ, वो मोर देन 182 डेज इंडिया के अंदर रुका, यानी कि 183 डेज इंडिया के अंदर रुक गया, अब वो फॉरेन गया, उसकी शादी हो गई फॉरेन के अंदर, अनसर्टेन पीरियड के लिए वो फॉरेन चला गया, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, भले ही वो 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के अंदर रुका। ध्यान देना, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को ही मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा रहा हूँ। तो एफ पर्सन के साथ क्या हुआ, ये अलग अलग सिचुएशन से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पर्सन एफ मोर देन 182 डेज रुका, ठीक है, 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के अंदर रुका, पर वो फॉरेन गया ही नहीं। ऑब्वियसली हमारे जैसे, आप जैसे लोग हैं जो कभी फॉरेन अभी तक गए नहीं, ठीक है, मेरे जैसे जब फॉरेन गए नहीं, ठीक है, तो वो तो पर्सन रेसिडेंट इंडिया की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वो फॉरेन गए नहीं, तो इससे कोई लेना देना है नहीं। अब थोड़ा सा 2% के साथ सिचुएशन बदल रहे हैं, अब वो फॉरेन से इंडिया में आएंगे। अभी क्या कर रहे थे, आप इंडिया से दुबई जा रहे थे, अब क्या हो रहा है, दुबई से लोग इंडिया आ रहे हैं, तो उसके बारे में अपन को देखना है, क्या वो मोर देन 182 डेज इंडिया के अंदर रुके, अगर नहीं रुके आउटसाइड इंडिया कहलाएंगे, नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। अगर मोर देन 182 डेज रुके तभी अपन को देखना है उनकी, अब वो विजिट इंडिया, उनके इंडिया आने के कारण क्या थे, सिर्फ ऐसे ही शादी के बाद यूएस में रहते थे, इंडिया हनीमून बनाने के लिए आ गए 2-4 दिन के लिए, तो वो पीआर वही कहलेंगे, क्योंकि उनके जाने की सर्टेन पीरियड बाद वो चले जाएंगे। मोर देन 182 डेज रुका पर्सन पी विजिट इंडिया, ठीक है, इंडिया आया, विजिट इंडिया का यहाँ पर मेरा मतलब है वो इंडिया आया, यूएस से वो इंडिया आया, क्यों आया, बिजनेस करने के लिए। वो यूएस में पहले करता था, अब इंडिया में करेगा बिजनेस अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इंडिया कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया। अ पर्सन हु हैज कम टू स्टे इन इंडिया अदरवाइज देन एम्प्लॉयमेंट पर्पस, बिजनेस, वोकेशन, अनसर्टेन पीरियड। अगर कोई यूके से, लंदन से इंडिया आ रहा है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लंदन कहीं से भी आ सकता है, विदेश से इंडिया आ रहा है, लंदन से इंडिया आ रहा है, इन 3 कारण के लिए आ रहा है, तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, पर्सन रेसिडेंट इंडिया की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, इन 3 कारण। और चौथा कारण क्या हो सकता है, सर्टेन पीरियड बाद वो वापस चला जाएगा, इंडिया से वापस चला जाएगा फॉरेनर। अगर वापस चला जाएगा तो वो तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो मैंने हर एक चीज़ समझाई। अब एक नया टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो एक बार रिवाइज करना चाहो रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक था इंडिविजुअल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, 4 साल, ठीक है, एक पर्सन है, 2017, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21। अब क्या हो रहा है, 2019-20 के अंदर क्या हो रहा है, अप टू 31 दिसंबर वो इंडिया के अंदर आ, और 1 जनवरी 2020 को वो आउटसाइड इंडिया चला गया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। देखो 2017-18 में तो कुछ बता ही नहीं सकता कि वो पर्सन पीआरआई है या पीआर हुआ ही है,
क्योंकि इसके लिए मेरे को प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए, तो इस बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। 18-19 में 2017-18 में वो क्या करा, पूरे साल वो इंडिया रुका, तो 18-19 में वो PRI कहलाएगा। क्यों? मोर देन 182 डेज हो गए, ठीक है, और विदेश भी नहीं गया। तो 18-19 तक का क्लियर है। 19-20 में क्या हुआ, ये वाली सिचुएशन मैंने आपको बता दी। 31-12 तक वो इंडिया में रहा। तो भाई 31-12 तक मैं क्या करूँगा, लास्ट ईयर मोर देन 182 डेज वो इंडिया के अंदर रहा। 18-19 में भी वो कहीं फॉरेन गया नहीं, तो वो 19-20 में अप टू 31-12-19 वो कहलाएगा PRI, पर्सन रेसिडेंट इंडिया। पर जिस दिन वो आउटसाइड इंडिया चला गया फॉर एम्प्लॉयमेंट, मैंने बोला था मोर देन 182 डेज वो भले ही हो गए होंगे, पर वो विजिट इंडिया कर रहा है अनसर्टेन पीरियड के लिए, तो वो कहलाएगा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये क्या होता है, देखो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ मेन चीज़ क्या है। आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस पूरे साल भर के लिए एप्लीकेबल होता है, पर फेमा एक्ट के अंदर क्या होता है, डेट वाइज चलता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है 6 महीने वो रेसिडेंट रहे, 6 महीने वो नॉन रेसिडेंट रहे। मेन कंक्लूजन ये था। तो मेरे कहने का मतलब है अब तो 31-12 वो PRI कहलाएगा, क्योंकि वो अब तक इंडिया में था, पर वो फॉरेन चला गया 1 जनवरी को, तो यहाँ से वो आ जाएगा आउटसाइड इंडिया चला गया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, पता नहीं कब आएगा, तो वो आ जाएगा PRY, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन जाएगा 1 जनवरी से। अब 20-21 में वो फॉरेन ही रहा, क्योंकि उसके आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट लग गया था, तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 वो PRY कहलाएगा, क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो मेन कंक्लूजन मेरा यहाँ पर ये है कि आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस पूरे साल भर के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा हो सकता है 6 महीने आप रेसिडेंट हो, चाहे 6 महीने नॉन रेसिडेंट हो, यहाँ डेट वाइज चलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मेन थिंग ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आपने इनकम टैक्स पढ़ रखा है तो आप वही कानून इधर भी करोगे तो इसलिए गलत हो जाएगा। इनकम टैक्स है, इसमें यही डिफरेंस है। वहाँ रेसिडेंशियल स्टेटस साल भर के लिए चलता था कि वो साल भर PRI कहलाएगा या फिर PRY कहलाएगा 2019-20 में। पर यहाँ क्या हो सकता है, फेमा एक्ट के अंदर क्या होगा, 2019-20 के अंदर वो 6 महीने PRI भी बन सकता है, 6 महीने PRY भी बन सकता है। यहाँ 31-12 लिखा, 31 नवंबर भी 30 नवंबर भी ले सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ डेट वाइज चलता है, ऐसा नहीं होता कि वो पूरे साल भर के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस एक ही रहेगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। जो चीज़ नहीं होती है उससे ही कन्फ्यूज़न आगे क्रिएट होते हैं। तो आगे अपन क्वेश्चन भी कर लेंगे जैसा आप बोलोगे। आगे आप कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो इसी चैप्टर का तो वो पढ़ लेंगे। अगर आप बोलते हो क्वेश्चन करने इतने पढ़ के, तो क्वेश्चन भी कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, हर एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। आउटसाइड इंडिया चला गया था वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि जॉब के लिए अनसर्टेन पीरियड, तो वो बन जाएगा PRY। पर यहाँ क्या डेट वाइज बनेगा, यानी कि 1 तारीख से बनेगा, ऐसा नहीं है पूरे साल के लिए वो PRY बन जाएगा। तो ये आज के अपने पास लेक्चर 2 कंप्लीट होता है। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा वो देख सकता है। कोई डाउट है फिर भी आपके मन में कमेंट्स के अंदर बता सकते हो कैसा लगा। जैसा बताओगे वैसा अपन आगे कर लेंगे। क्वेश्चन करना चाहते हो आगे नेक्स्ट क्लास में तो अपन क्वेश्चन भी देख सकते हैं। कंसेप्ट आप बोलो आगे हो कंसेप्ट पढ़ने, उसके बाद क्वेश्चन देखने, वैसा भी कर लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 100 मार्क्स जितने ही मैं तो आपको पढ़ाऊँगा, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स, यानी कि मैं कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए ऐसा नहीं है कि MCQ ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। मैं ऐसा नहीं है, एक ही तरह के मैं लेक्चर बनाता हूँ जिसमें 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए और साथ में क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। तो ये आज के अपने पास क्लास ख़त्म होती है। ये जो भी बताया वो एक बार आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
जितना पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकता है, पर जितना पढ़ाया वो इम्पोर्टेंट है। ओके एवरीवन, थैंक यू।